जय हिंद दोस्तों। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? अब परीक्षा की अवधि में बहुत कम समय, घंटों में कहें तो शेष बचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी तैयारी में सहयोग देने के लिए यूनिक एग्जाम्स आईएएस अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आई है। विषयवार श्रृंखला के रूप में हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, बिहार स्पेशल, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के साथ तुलनात्मक अध्ययन हम देख चुके हैं। इसी क्रम में हम करंट अफेयर का भी अध्ययन हमने किया और इस समय हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम 6वीं से शुरू कर चुके। आज हम 60वीं और 62वीं बीपीएससी के प्रश्नों में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करिए। ऐसा निश्चित तौर पे हम देखते हैं या ऐसा होता आया है कि कोई भी परीक्षा हो उसमें प्रश्नों की पुनरावृत्ति अवश्य होती है, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने यह श्रृंखला शुरू किया है। ठीक है, इस क्रम में आज ये अंतिम श्रृंखला होगा, अंतिम वीडियो होगा और कल से महामैराथन, करंट अफेयर के महामैराथन, जो पहले तो हमने करंट अफेयर का अध्ययन कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी जो कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर शेष बच गए हैं जिनकी संभाव्यता अधिक थी, हमने उसका अध्ययन कर लिया। अब उसके बाद जो कुछ और बचे हुए हैं उनका हम इन दोनों में एक मैराथन के रूप में पढ़ते हुए हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, परीक्षा के एक दिनों पहले तक 29 तारीख तक हम आपके साथ हैं और परीक्षा के बाद जस्ट तुरंत बाद हम मानक उत्तरों के साथ आएंगे और परीक्षा समाप्त होने के बाद 1-2 दिन या 3-4 दिन के बाद हम बीपीएससी के मेंस के टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं और उसका हम लोग प्रश्न का अध्ययन करेंगे और किस तरीके से हमको उत्तर लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसका हम यहाँ पे लाइव अध्ययन करेंगे प्रश्नों का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारी संस्था यूनिक एग्जाम्स आईएएस सीसैट का नया बैच लॉन्च कर रही है। सीआर वडालिया सर के निर्देशन में, जो खुद 6 से अधिक सर्विसेज में सेलेक्टेड हैं, अंतिम चयन हुआ है और 7 वर्ष से अधिक समय से ये टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, 7 वर्षों से अधिक समय से इनका टीचिंग अनुभव है। तो सीसैट का बैच हम इनके निर्देशन में शुरू किया जा रहा है। मुख्यतः मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं सीसैट में 40 से 50 प्रश्न आते हैं और कई बार अच्छे विद्यार्थियों का पहले प्रश्न पत्र में, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में अच्छा करने के बावजूद भी मैथ और रीजनिंग उनको मेंस में बैठने से रोक देता है, मेंस की परीक्षा से रोक देता है, मेंस की परीक्षा का द्वार बंद कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो लगभग 40 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी प्रकृति को ध्यान में रखकर यह बैच इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्नों को आप बहुत आसानी से टैकल कर सके और अपनी सफलता प्रीलिम्स में सुनिश्चित करके आप मेंस की परीक्षा में आसानी से बैठ सके। तो यह बैच 10 अक्टूबर को सायंकाल 6 बजे सेमिनार के साथ प्रारंभ होगा। यहाँ दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करके, इन दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करके बैचेस के बारे में या फिर जो भी संस्थान में और जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं या और भी जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आप जुड़िए हमसे और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? किस युग्म में सही सुमेल नहीं? यहाँ पे कुछ युग्म दिए हुए हैं, युग्म मतलब 2 बातें करी गई हैं एक साथ। पूछा है कि सही सुमेल नहीं है। इधर ध्यान देना है हम लोगों को, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं कई बार हम जल्दबाजी में गलत उत्तर चयन करके चले आते हैं। ठीक है, तो जो विकल्प दिए हुए हैं, विटामिन बी और संतरे का विकल्प दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है विटामिन डी, कॉड यकृत तेल। ऑप्शन सी है विटामिन ई, गेहूं अंकुरित तेल। और ऑप्शन डी है विटामिन के, एल्फा। ठीक है, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो प्रश्न है इसमें सभी विटामिन और उनके जो सुमेल दिए हुए जो उनके सोर्सेज हैं ये सही हैं। ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों की जो अध्ययन की स्टाइल है ये है कि हम प्रश्न सॉल्व करते हैं और उससे संबंधित व्याख्या, पहले उत्तर देख लेते हैं, उससे संबंधित व्याख्या का हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए विटामिन असल में है क्या। इसी तरीके से अगर आप पढ़ते जाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते जाइएगा, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार प्रश्न, अधिकांशतः प्रश्न
पुनरावृत्त होते हैं, और अगर नए प्रश्न भी बनते हैं तो उन्हीं के आसपास से बनते हैं। ठीक है, तो विटामिन असल में है क्या? विटामिन वे कार्बनिक यौगिक है जिनकी आवश्यकता हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में होती है। इनकी आवश्यकता मूलतः हमें ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए नहीं होती है, अपितु ये मानवों में उपापचय को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। ठीक है, मूलतः जो आवश्यकता इनकी होती है वो होती है उपापचय को नियंत्रित करने के लिए। ध्यान रखना है, ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विटामिन नहीं होते हैं, क्योंकि विकल्प में पूछ सकता है। ठीक है, इनकी कमी से अनेक रोग होते हैं, और कई बार विटामिनों का जो आधिक्य भी होता है वह भी हानिकारक होता है। आधिक्य इन द सेंस शरीर में विटामिन की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, तो अगर विटामिन का हम निरूपण देखें या प्रतीक देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में इनका प्रतीक किया जाता है। अब विटामिनों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दो टाइप के विटामिन्स है, जो जल में विलेय हैं, जो जल में घुल जाते हैं, और दूसरे जो वसा में घुल जाते हैं। तो अगर हम बात करें वसा में कौन कौन से घुलते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ये ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन है जो ये तेल अर्थात वसा में ये घुलनशील हैं। ठीक है, और ये संग्रहित कहाँ होते हैं? ये यकृत में और एडिपोस क्या होता है? वसा संग्रहित करने वाला ऊतक। तो यकृत और एडिपोस में ये संग्रहित होते हैं। अगर हम जल में विलेय विटामिन की बात करें, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें, तो विटामिन बी वर्ग के विटामिन बी में कई विटामिन आते हैं, B1, B2 इस टाइप के, B12 तक आते हैं। ठीक है, बीच में कुछ नहीं भी होते हैं, B10 जैसे। ठीक है, तो विटामिन बी वर्ग के विटामिन हो गए, सी विटामिन हो गया। विटामिन 12 नहीं होता है, ध्यान रखना है, विटामिन 12 जल में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर सॉल्युबल नहीं है। लेकिन विटामिन बी वर्ग के अन्य विटामिन वाटर सॉल्युबल्स हैं, विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल्स है। ठीक है, और असल में ये जो जल में विलेय विटामिन है, इनकी आपूर्ति हमारे शरीर में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मूत्र के साथ, मानव मूत्र के साथ ये उत्सर्जित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जल में विलेय विटामिन होते हैं वो एकत्रित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जल में विलेय है तो मानव मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। अब हम कुछ विटामिन देख लेते हैं और उनके सोर्सेस क्या हैं, और उनका मूलतः उनका कार्य क्या है, और उनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ये परीक्षाओं का बहुत ही प्रिय प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम इसका क्या है? ठीक है, रेटिनॉल है। कहाँ से ये मिलता है? ठीक है, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, जिसको यकृत तेल भी कहते हैं। ठीक है, यकृत तेल भी कहते हैं, हमने यहाँ पे देखा है कॉड या यकृत तेल। ठीक है, तो यहां से मिलता है, पपीते से मिलता है, आम से मिलता है, टमाटर से मिलता है, गाजर से मिलता है, इससे मिलता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि दृष्टि वृद्धि तथा उपकला ऊतकों में विभेदीकरण के लिए आवश्यक भूमिका इनका होता है। रतौंधी के समय, जीरोप्थैल्मिया के समय ये क्या होते हैं? इनकी कमी से ये सब रोग हो जाते हैं, रतौंधी हो जाता है, जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगले विटामिन पे आते हैं, विटामिन डी पे, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे हमने विटामिन डी लिखा हुआ है, विटामिन डी लिखा हुआ कॉड यकृत तेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही विटामिन किसी से मिलता है, विटामिन डी इससे मिलता है, कॉड तेल या यकृत तेल से ये मिलता है, और विटामिन ए भी इससे मिलता है। ठीक है, विटामिन ए भी मिलता है। अब हम विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल की बात करेंगे, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करती है। मछली की यकृत तेल से भी यह मिलता है। अच्छा, इसका कार्य क्या है? आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता है तथा हड्डियों को नियंत्रित करता है। हड्डियों में यह कैल्शियम निक्षेपण जो होता है उसको नियंत्रित करता है। अच्छा, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, या वयस्कों में जो होता है अस्थि मृदुता हो जाती है। ठीक है, अब हम विटामिन ई की बात कर लें, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। अब ये कहाँ से मिलता है? ये सब्जियों के तेल से मिलता है, गेहूं अंकुर तेल से मिलता है। हमने यहाँ पे बात किया है गेहूं अंकुर तेल। ठीक है, गेहूं अंकुर तेल से मिलता है। सूरजमुखी के तेल में भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में होता है, वनस्पति वसा में होता है। ठीक है, वनस्पति घी जो होती है उसमें भी होता है विटामिन। यह प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक की तरह यह कार्य करते हैं, और प्रजनन अंगों के सामान्य कार्य करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ध्यान देना है, प्रजनन अंगों, जेनेटिकल पार्ट्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनको
सामान्य रूप से कार्य करने के लिए ये विटामिन ई आवश्यक होते हैं। आरबीसी की संरचना और शरीर की पेशियों को भी विटामिन ई संभालते हैं। तो अगर इनकी कमी हो जाए तो प्रजनन विफलता हो जाती है, प्रजनन विफलता हो जाती है मतलब बंध्यता हो जाती है, और पेशियों में विकार हो जाता है, एनीमिया हो जाती है। ठीक है, अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है कि विटामिन के की बात करें तो विटामिन के 3 पार्ट होते हैं, 3 रूप होते हैं, K1 K2 और K3 होते हैं। तो हम K1 को क्या कहते हैं, फिलोक्विनॉन कहते हैं, K2 को क्या कहते हैं, मेजाक्विनॉन कहते हैं। ठीक है, और K3 को कहते हैं मेडोनियन कहते हैं। अगर हम बात करें कि विटामिन ए कहाँ से मिलती है तो विटामिन के कहाँ से मिलती है तो पत्तेदार सब्जियों से मिलती है। विटामिन के एल्फाल्फा पत्तेदार सब्जियों, ठीक है, गेहूं अंकुर में मिलता है, गेहूं में मिलता है, अंकुरित अनाजों में मिलता है। बड़ी आंत में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा भी विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन के महत्वपूर्ण इसलिए है, एक दिन हमने विटामिन के पर विस्तार से चर्चा किया था कि विटामिन के वह एकमात्र विटामिन है जो हमारी नसों में रक्त को स्कंदित नहीं होने देता, थक्का नहीं जमने देता। ठीक है, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर आते ही यदि चोट लग जाती है तो यह रक्त को स्कंदित कर देता है। ठीक है, रक्त को स्कंदित कर देता है। तो अगर ये विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का जमने में कमी हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर हम आगे बात करें जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, ठीक है, तो जिसको हम B2 कहते हैं, थाइमीन कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ से मिलता है, यह अंकुरित गेहूं से मिलता है, खमीर से मिलता है, फली जैसे सेम वगैरह से मिलता है। ठीक है, बादाम वगैरह से मिलता है। ऊतकों का मरम्मत करता है और वृद्धि में यह आवश्यक है। ठीक है, अगर विटामिन B2 की बात करें, विटामिन बी की बात करें, थायमीन की बात करें, ठीक है, तो यह बेरी रोग, इसके भूख कम लगना और वृद्धि में मंदता होना, ठीक है, वृद्धि में मंदता होना, बेरी रोग हो जाना। वर्निक्स सिंड्रोम शराबियों में हो जाता है वर्निक्स सिंड्रोम, और कोर्साकोफस सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, अगर हम अगले कॉम्प्लेक्स की बात करें, विटामिन B1 की हम बात कर लिए, विटामिन B2 की बात करें तो रिबोफ्लेविन कहते हैं इसको क्या कहते हैं, रिबोफ्लेविन। ये भी दूध, पनीर, मांस, अंडे इन सब से मिलता है। ठीक है, पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, और किलोसिस त्वचा, जीभ आदि का जो फटना होता है, क्रैक्स होते हैं, आंखों का लाल होना, इसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। अगर हम विटामिन 3 नियासिन की बात करें, जिसको नियासिन कहते हैं, यह भी साबुत अनाज मतलब जैसे पूरे अनाज में, ठीक है, काष्ठ फल में, जैसे क्या हो गया, काष्ठ फल में बादाम हो गया आपका, बादाम के बाद आपका अखरोट वगैरह हो गया, ठीक है, फली में हो गया, यकृत में होगी, मांस में होगी, ये मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन B5 की, तो इसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। यह भी दूध, मूंगफली, चना, शहद आदि में मिलता है, और ये जो होता है स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए यह आवश्यक होता है, इसकी कमी से क्या होता है, बाल गिरते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है विटामिन। अब विटामिन B6 की यदि हम बात करें, पीरियोडॉक्सिन उसको कहते हैं, ये भी साबुत अनाज, दालों से मिलते हैं, मटर से मिलते हैं। ठीक है, असल में इनका जो मुख्य कार्य होता है विटामिन B6 का, यह प्रोटीन उपापचय का कार्य करते हैं। डर्मेटाइटिस इनसे हो जाता है, इनकी कमी से मानसिक खराबी हो जाती है, कम वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम विटामिन B7 की बात करें, विटामिन B7 असल में क्या होता है, ये बायोटीन होता है, यह भी दूध, काष्ठ फल, शहद, यकृत इनसे मिलता है। ठीक है, और ये जो विटामिन B7 है, ये मूलतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय में यह कार्य करता है, और इसकी कमी से दुर्बल वृद्धि तो होती है लेकिन काफी कमजोर होते हैं व्यक्ति। ठीक है, और मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी होती है, पाचन में अव्यवस्था होती है। ठीक है, पाचन में अव्यवस्था होती है। यदि हम विटामिन B12 की बात करें, जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं या कोबालामीन भी कहते हैं, कोबालामीन भी कहते हैं, तो यह स्पाइरुलिना एक एल्गी होता है, स्पाइरुलिना में पाया जाता है, और इसके जो प्राणी स्रोत हैं, जैसे स्पाइरुलिना जो है, ये तो आपका शैवाल हो गया। ठीक है,
एल्गी। लेकिन अगर हम प्राणी स्रोतों की बात करें तो ये यकृत में मिलता है, मांस में मिलता है, मछली में मिलता है, अंडे दूध आदि में मिलता है। ठीक है, तो ये आरबीसी के निर्माण में और सबसे खास ध्यान देने वाली बात है कि विटामिन बी 12 डीएनए के संश्लेषण में ये भी मददगार होती है। और रक्ताल्पता, प्राणघाती रक्ताल्पता इसकी कमी से होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नींबू वंशी जो भी सिट्रिक फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनसे ये मिलते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन डी हमने जो ये भी नींबू वंशी फलों से मिलते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं विटामिन डी। ठीक है, क्या कार्डियकृत तेलों से भी ये मिलते हैं। ये रुधिर वाहिनियों का रखरखाव करते हैं। अच्छा, सबसे खास बात ये है कि विटामिन बी के कुछ कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, विटामिन B5, B6, B12, ये 4 कॉम्प्लेक्स हो गए, B1, B5, B6 और B12, और विटामिन सी ये गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। और विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो प्राणी भोजन या प्राणियों से प्राप्त भोजन में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने देखिए विटामिन के बारे में कितना अध्ययन किया, एकदम विस्तार से हमने देख लिया। ठीक है, तो विटामिन के बारे में अब जो भी प्रश्न आए हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आपसे वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, बहुत विस्तार से हमने अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन असल में क्या होता है? टेफ्लॉन एक बहुत ही चिकनी पदार्थ है, चिकनी धातु हम उसे कह सकते हैं। ये प्लास्टिक का रूप है, बेसिकली एक बहुत ही चिकना प्लास्टिक होता है। ठीक है, और बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो टेफ्लॉन है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेफ्लॉन को हम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं। इसको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहते हैं। पीटीएफई भी कहते हैं। ठीक है, पीटीएफई भी कहते हैं। यह एक संश्लेषित फ्लोरोबहुलक होता है। असल में यह बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। इस पर इतना कठोर होता है कि इस पर उष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि टेफ्लॉन विद्युत धारा का कुचालक है। यह अत्यंत कठोर होता है और चिकना होता है, मतलब न तो गलता है न ही सड़ता है। और जलाए जाने पर सबसे खास बात यह है कि यदि हम टेफ्लॉन को जलाएंगे तो यह कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है? यह कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। ठीक है, अच्छा, टेफ्लॉन का जो उपयोग होता है हमारे घरों में नॉन स्टिक बर्तनों पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह कि जो कारों पर स्क्रैच से बचाव के लिए जो यूज किया जाता है वो भी टेफ्लॉन ही होता है। टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। अच्छा, यदि हम किसी गाड़ी का, किसी हम वाहन का पिस्टन यदि हम टेफ्लॉन का बना दे तो उस वाहन की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि चिकना होने के कारण यह कम घिसेगा। पिकअप मतलब स्पीड और फ्यूल एवरेज जो है वह कई सालों तक बना रहेगा। यदि हम टेफ्लॉन के हवाई जहाज बनाएं तो वह क्रैश नहीं होंगे, क्योंकि यह हल्का होता है और हल्का होने के कारण यह हवा में धीरे धीरे नीचे आएंगे। ठीक है, तो हमने टेफ्लॉन पे बहुत ही विस्तार से देखा। टेफ्लॉन क्या है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, PTFE। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ठीक, कौन सा विकल्प उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन्स, RNA, DNA। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हमने एंजाइम्स के बारे में अध्ययन कर लिया है, RNA के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, इसका असल में उत्तर है ऑप्शन डी। ये सही होगा, DNA। अभी आगे हम हार्मोन्स के बारे में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे कोशिकाओं में एक कोशिकांग होता है केंद्रक। अब हम केवल डीएनए के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, डीएनए से संबंधित और भी जो चीजें हैं, डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है, हम पूरा उसका अध्ययन कर लेंगे। हमारी कोशिकाओं में एक कोशिकांग होता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है वह कोशिका के मध्य भाग में एक गोलाकार या अंडाकार आकृति का होता है। ठीक है, और यह
गहरे रंग का यह केंद्रक दिखाई पड़ता है। यदि उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाए तो वह गहरे रंग से दिखाई पड़ता है, आयोडीन विलयन में यदि उसे देखा जाए तो, ठीक है। और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अच्छा, केंद्रक के कई पार्ट होते हैं। एक तो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग होता है, ठीक है। अगर हम इसको देख लें, इसको अगर हम ये कोशिका है, अगर हम इसको कोशिका माने तो ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस या केंद्रक है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है या केंद्रक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये जो केंद्रक है कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग होता है। तो कोशिका द्रव्य है, ये देखिए केंद्रक झिल्ली है। ये जो ग्रीन वाला हमने पार्ट बनाया है ये क्या है? ये केंद्रक झिल्ली है। और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? केंद्रक चारों ओर दोहरी झिल्ली से ये घिरा होता है। ये दोहरी होती है और केंद्रक के चारों ये झिल्ली घिरी हुई होती है। ये कोशिका द्रव्य से अलग होता है, ठीक है। अब देखिए वसा और प्रोटीन का ये बना होता है। ये जो केंद्रक झिल्ली है ये वसा और प्रोटीन का बना होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम केंद्रक द्रव्य के बारे में बात कर लेते हैं जिससे ये अलग होता है। केंद्रक द्रव्य असल में क्या होता है? केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर एक भरा हुआ गाढ़ा द्रव्य होता है, ठीक है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यह कुछ अम्लीय होता है जिसमें एक केंद्रक रस भी होता है। अब इसी में केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रिका और गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम न्यूक्लियस का अध्ययन कर लेते हैं जिसको क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका एक छोटी केंद्रक के अंदर एक छोटी गोलाकार संरचना होती है। न्यूक्लियोलस इसको बोमैन ने कहा था। और यह सबसे ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रिका झिल्ली द्वारा नहीं घिरी होती है। कुछ यूकैरियोटिक जीवों में यह एक से अधिक होता है। जो ये न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियस है यह मूलतः आरएनए का संश्लेषण करती है। और केंद्रक जो है, केंद्रक कोशिका विभाजन में यह विशेष महत्व रखती है। अब केंद्रक न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात आ गई तो देखिए यह अम्लीय प्रोटीन होता है। उस एक जाल है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और जो क्रोमैटिन के लिए इसके फोल्ड का कार्य करता है। क्रोमैटिन यह क्या है? आनुवांशिक डीएनए तंतु है। आनुवांशिक डीएनए तंतु या धागा इसको कह सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। आनुवांशिक डीएनए तंतु है जिसे रंजक द्वारा रंगने के कारण कोई किसी एक कलर का होता है, इसलिए उसको कहते हैं क्रोमैटिन। यह मुख्यतः हिस्टोन्स प्रोटीन का बना होता है। हिस्टोन्स मतलब डीएनए और आरएनए का बना होता है। क्रोमैटिन में डीएनए मुख्यतः जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। अब हमने क्या देखा? डीएनए में क्या होता है? क्रोमैटिन में मुख्यतः डीएनए जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन के अंतर्गत क्या आता है? डीएनए आता है। और डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगर हम यहीं पे गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की बात कर लें तो गुणसूत्र कोशिका विभाजन के पहले और बाद में लंबे धागे नुमा के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। वाल्डेयर ने इसको गुणसूत्र का नाम दिया था। ये केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र में आनुवंशिक गुण होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र में क्या होते हैं? आनुवंशिक गुण होते हैं। और ये गुणसूत्र डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सारी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। और डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको क्या कहते हैं? जीन जनक से संतान तक आनुवंशिक लक्षणों को ले जाते हैं, इसलिए इसे जीव का आनुवंशिक वाहन भी कहते हैं। किसको? जीन को जीव का आनुवंशिक वाहन कहते हैं, ठीक है। हमने बहुत विस्तार से देखा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? हमने विटामिन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, काफी विस्तार से हमने अध्ययन किया, ठीक है। विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6। तो आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को, ठीक है। विटामिन डी को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। D3 को कहते हैं कॉल कैल्सीफेरॉल कहते हैं। B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। और B6 को कहते हैं पेरियोडॉक्सिन कहते हैं। B6 को क्या कहते हैं? पेरियोडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर है विटामिन D2, ऑप्शन ए।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है रेटिनाल जीरोप्थैल्मिया। रेटिनाल जीरोप्थैल्मिया, ये रेटिनाल की कमी से क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया होता है, यह सुमेलित है। टोकोफेराल बेरी, टोकोफेराल क्या बोल रहा है? बेरी नहीं, तो बेरी किसके कारण होता है? बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ये देखिए, ये सुमेलित नहीं है। अब देखिए टोकोफेराल के कारण क्या होता है? विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेराल, और हमने देखा था कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? बंध्यता। इस विटामिन ई अर्थात टोकोफेराल की कमी से बंध्यता हो जाती है। साइनोकोबालामीन की कमी से रक्ताल्पता होती है। विटामिन B12, आर्गो कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स होता है। आर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं, अभी हमने देखा था विटामिन D2 को हमने देखा था। आर्गो कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। टोकोफेराल बंध्यता से संबंधित और बेरी B1 की कमी से होता है। आगे चलते हैं। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट पूछ रहा है कि बेकेलाइट जो है किसके संघनन से बनता है? यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल और एसिटेल्डिहाइड, और मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, इसके संघनन से क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। ठीक है, बेकेलाइट का जो रासायनिक नाम होता है वो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है मूलतः, जो फिनाल के फॉर्मेल्डिहाइड से एनिमिलेशन की प्रतिक्रिया पर बनता है। ठीक है, एक प्रकार का यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या है? एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो कि मूलतः यह किसी भी प्लास्टिक को या किसी पदार्थ को मोल्डिंग योग्य बनाने के लिए इसमें लकड़ी का बुरादा यूज किया जाता है, एस्बेस्टस आदि यूज किया जाता है। ठीक है, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड का जो व्यावसायिक नाम है वो बेकेलाइट है। बेकेलाइट उष्मा, विद्युत और जल का प्रतिरोधी होता है। उष्मा का, विद्युत का, जल का प्रतिरोधी होता है। इसे आसानी से कास्टिंग और एलिमिनेशन किया जा सकता है। बेकेलाइट पर तेज अम्ल और क्षार का अनुकूल प्रभाव न पड़कर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और बेकेलाइट ठोस अवस्था में होती है, इसमें लचीलेपन का गुण नहीं होता। अच्छा, बेकेलाइट का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है, हमारे आपके घरों में जो प्लग होता है ना, वो बेकेलाइट का मूलतः बना होता है। अच्छा, अगर हम बेकेलाइट और या फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के प्रयोग की बात करें, यूज्ड उसका क्या है, तो बिजली का सामान बनाने में किया जाता है। बोतल के ढक्कन बनते हैं। विद्युत में प्रयोग होने वाले प्लग बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहिया बनाने में किया जाता है, वाहनों के पहियों को बनाने में किया जाता है। डाई मतलब ये बाल कलर करने वाला डाई नहीं, मतलब जो किसी चीज को शेप बनाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए जो शेप बनाते हैं, डाई बनाने में यूज किया जाता है। पेंट में किया जाता है, वार्निश में किया जाता है। अच्छा, बेकेलाइट का प्रयोग कागज हो गया, कैनवास या प्लाईवुड के उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, तो बेकेलाइट के बारे में हमने विस्तार से देखा। आगे चलते हैं। कौन प्रतिजैविक नहीं, औषधि नहीं है? एंटीबायोटिक कौन सा नहीं? कल हमने एंटीबायोटिक पर विस्तार से देखा था, कितने 6 भागों, मूलतः 6 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक को। तो क्विनिन मलेरिया से संबंधित है, यह एंटीबायोटिक नहीं है। सल्फागुआडिन आंत का जब संक्रमण हो जाता है तो उसमें यह दिया जाता है, यह भी नहीं है। अच्छा, क्लोरैम्फोनिकॉल, ठीक है, ये आपका एंटीबायोटिक है। कल हमने इसको देखा था। ठीक है, कल हमने इसको देखा था, जो मुख्यतः 6 प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें हमने क्लोरैम्फोनिकॉल को देखा था। और जो अगला जो ऑप्शन है एस्प्रिन, यह दर्द निवारक होता है। ठीक है, तो इसमें प्रतिजैविक औषधि है, कौन सा है? तो इसमें प्रतिजैविक औषधि ये है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हुए हैं और उनका उपयोग दिया हुआ है। अब सही उत्तर हमको चुनना है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार हम प्रश्न पढ़े और उत्तर देखें, फिर हम मिलाएं। कई बार ऐसा होता है, जैसे एनिमिलेशन मेथड जो होता है, कई बार हमको ये नहीं पता होता है। ठीक है, चारों हमको नहीं पता होते हैं, लेकिन हमको कुछ चीज़ें पता होती है। जैसे मान लीजिए हमको इसमें 2 चीज़ें पता है। मान लीजिए एस्पार्टम ये कृत्रिम मधुरक होता है,
ए का 3, अब हम देखेंगे ए का 3 किस में है, तो ए में 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा गलत हो गया। इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये पूरा गलत हो गया। अब हम देखेंगे फ्रेयान। असल में फ्रेयान क्या है, एक प्रशीतक होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। तो फ्रेयान बी का 4, ठीक है। अब हम देखेंगे बी का 4 किस में है, बी का 4 इसमें है, इसका मतलब इसके होने की संभावना है। अब हम इसको देखेंगे, इसमें भी बी का 4 नहीं है, तो अब हम कर दे, देखिए हमको क्या पूरे सुमेलन नहीं पता है, पूरे विकल्प हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर हमको 2 पता है तो हमने इस प्रश्न को सही कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो सी है, सी इसका क्या होगा, नियोनीन, ये क्या है, संश्लेषित रबड़ है, नियोप्रीन, सॉरी ये संश्लेषित रबड़ है। और बेनाड्रिल क्या है, बेनाड्रिल है प्रतिहिस्टामिन, ये खांसी की दवा होती है, ठीक है। इस तरीके से एनिमिलेशन मेथड के द्वारा हमने इसको सही किया, ठीक है। आगे चलते हैं, इंसुलिन पे हमने कल विस्तार से बात करी थी, किस तरीके से ये ग्लूकोज को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो इंसुलिन प्रश्न आज भी पूछ दिया है, क्या है, असल में वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बेसिकली जो इंसुलिन है वह प्रोटीन है, बेसिकली इंसुलिन जो है वह क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। कल हमने इंसुलिन पर विस्तार से चर्चा करी हुई थी, इंसुलिन या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और उससे इंसुलिन उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। विटामिन पे हमने चर्चा करी थी, आगे हम फैट पे चर्चा कर लेंगे। कल जब हम इंसुलिन पे चर्चा कर रहे थे तो हमने कार्बोहाइड्रेट पे भी विस्तार से चर्चा करी थी। इस टाइप से आप देखिए ना, प्रश्न एक दूसरे कितना करीब से आ रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये आंसर भी देखते जा रहे हैं और उससे विस्तारित व्याख्या भी देखते जा रहे हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी, ये एलपीजी गैस की बात हो रही है जिन पे हमारे आपके घरों में भोजन बनता है। एलपीजी में मुख्यतः होती है, एलपीजी जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, उसमें मूलतः क्या होती है, मेथेन होती है, प्रोपेन होती है, एथिलीन होती है, ब्यूटेन होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो एलपीजी होती है मूलतः वह एक गंधहीन गैस होती है, लेकिन वो क्या है, एलपीजी मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। यह मूलतः एक गंधहीन गैस होती है जिसमें कोई गंध नहीं होता, लेकिन यह खतरनाक न हो जाए इसलिए इसमें कुछ अलग से गैसेस मिलाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वह उसमें गंध आ जाता है कि अगर कहीं से लीक हो रहा है तो उस गंध के कारण पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः ब्यूटेन मिलाया जाता है, मुख्यतः क्या मिलाया जाता है, ब्यूटेन। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि एलपीजी मुख्यतः होती है दुर्गंध रहित, ठीक है, या दुर्गंध सहित, तो एलपीजी मूलतः दुर्गंध रहित होती है। अब हम रसोई, अब एलपीजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रसोई गैस के रूप में इसको जाना जाता है, सामान्यतः रसोई गैस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और एलपीजी में इसका कोई गंध नहीं होता, लेकिन रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल करने से पहले इसमें कुछ और गैस मिलाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि एलपीजी गैस में एक प्रकार का गंध आ जाए, एक प्रकार का गंध आ जाए। एलपीजी गैस जो होता है मुख्यतः गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन इसको कंप्रेस्ड प्रेशराइज्ड करके इसको लिक्विड रूप में बदलकर सिलेंडर या कंटेनर में भरा जाता है, ठीक है। और मूलतः जो अन्य गैसों को मिलाने के पीछे इसका मुख्य वजह यह है कि यह काफ़ी ज्वलनशील होता है और आग पकड़ने पर यह क्या कर देता है, विस्फोट हो जाता है। लेकिन इस विस्फोट से बचा जा सके, यदि लीक हो रही है तो बचा जा सके, तो इसमें मिश्रित गैस के रूप में प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब मिलाया जाता है, जिससे कि एक बदबूदार गंध आ जाती है, बदबूदार गंध आ जाती है और कहीं लीक होता है तो पता चल जाता है, ठीक है। इस पर प्रोपेन भी दिया हुआ है लेकिन मुख्यतः ब्यूटेन मिलाया जाता है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एलपीजी गैस के जलने से एलपीजी गैस किसी प्रकार का प्रदूषण का नुकसान नहीं करती। यह जो हम अभी 3-4 पॉइंट आपको बताएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा में किसी भी दूसरे विकल्प में भी पूछ सकता है, न केवल बीपीएससी में बल्कि यूपीएससी में पूछ सकता है, पीसीएस में पूछ सकता है या किसी और एग्जाम में पूछ सकता है। एलपीजी गैस जलने के बाद किसी तरीके का प्रदूषण नहीं करती, आपके स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई टॉक्सिक मटेरियल पैदा नहीं करता जिसके कारण ओजोन लेयर पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और सिलेंडर में इनको किस तरीके से भरा जाता है, कंप्रेस प्रेशराइज्ड करके भरा जाता है, लिक्विड गैस के रूप में ये मौजूद रहता है। अच्छा, एलपीजी गैस की जो 2-3 विशेषताएं और है, एलपीजी गैस हवा से दोगुनी भारी होती है, ध्यान रखिएगा, एलपीजी गैस हवा से दोगुनी भारी होती है और पानी से आधा गुना भारी होती है। एलपीजी मूलतः रंगहीन गंधहीन गैस होती है,
ठीक है, गंधक पदार्थ, गंधवान पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं ताकि रिसाव की पहचान किया जा सके। बस उनका मुख्य भूमिका प्रोपेन या ब्यूटेन मिलाने का यही है कि उनके लीकेज को पहचान किया जा सके। ठीक है, एलपीजी जो गैस होता है, एलपीजी जो गैस होता है वह 11,900 लगभग 11,000 एलपीजी गैस लगभग 11,900 केजी किलो कैलोरी ये क्या करता है, प्रति केजी ये उष्मीय मूल्य इसकी होती है, इससे उष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन ग्रीस को हटाता है कैसे? स्कंदन के द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, पायसीकरण के द्वारा, परासरण के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो साबुन है यह किसी भी चिकने पदार्थ को या ग्रीस को, ठीक है, किसी भी चिकने पदार्थ को, ग्रीस को यह पायसीकरण के द्वारा हटाता है। ठीक है, इसका उत्तर सी सही है, पायसीकरण के द्वारा हटाता है। देखिए पायसीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, यह 2 या 2 से अधिक मिश्रित तरल पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, उसके द्वारा कोई भी चिकना पदार्थ या तैलीय पदार्थ हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह पायसीकरण की प्रक्रिया होती है, साबुन ग्रीस को इसी के द्वारा हटाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? मतलब स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव किस हार्मोन्स के कारण होता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जो दुग्ध ग्रंथियों में से जो दुग्ध स्रावित होता है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण होता है। अब हम लगे हाथ हार्मोन्स के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, या हार्मोन्स के बारे में केवल विस्तार से नहीं देखेंगे बल्कि उससे जो संबंधित है ग्रंथियां, कैसी ग्रंथियां होती हैं या किस तरीके से कार्य करती है, कौन सी ग्रंथियां क्या उत्सर्जित करती हैं, एंजाइम, हार्मोन्स या क्या कुछ। ठीक है, सब देखिए शारीरिक संरचना में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनको मिश्रित ग्रंथियों में रखा जाता है। मूलतः नलिकाओं के आधार पे कशेरुकियों में 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी। अंतःस्रावी क्या होती है? नलिका रहित होती हैं और यह रुधिर में कोई भी चीज जो करती है ये रुधिर में स्रावित करती हैं। ठीक है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है यही हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, ध्यान रखना है, यही हार्मोन्स का स्रावण करते हैं और ये सीधे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्लड के द्वारा उन अंगों को जाते हैं जहां पे इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब दूसरी जो ग्रंथि होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं और ये जो स्रावित करते हैं ये एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, ये सब क्या होती है? बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अच्छा, कुछ ऐसी भी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों को स्रावित करती हैं, तो उनको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। हमारा आग्नेयशय ऐसा ही, पैनक्रियाज जो है आग्नाशय, यह ऐसा ही एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अब हार्मोन्स की बात यदि हम करें तो हार्मोन्स मुख्यतः अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड के बने और रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये बाह्य तथा अंतः वातावरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ये उपजते हैं, ये स्रावित होते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में बनते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं। अगर हम शब्द की बात करें तो अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द दिया, हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, पहला जो हार्मोन्स जो खोजा गया था वह सिक्रेटिन था, पहला जो हार्मोन्स खोजा गया था वह सिक्रेटिन था, लेकिन पहला जो पृथक हार्मोन खोजा गया था वह इंसुलिन था। ठीक है, इंसुलिन पहला हार्मोन। अब हम अगर बात करें कि हार्मोन्स के लक्षण क्या है, तो हार्मोन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुधिर से सीधे स्रावित होते हैं रुधिर में और ये अपने उन अंगों तक पहुंचते हैं जहां आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। शरीर के कई कार्यों जैसे वृद्धि हो गया, विकास हो गया, व्यवहार हो गया, हमारे मानव व्यवहार या प्रजनन क्रियाओं का ये नियंत्रण करते हैं, उपापचयी क्रियाओं का ये नियमन करते हैं, शारीरिक संतुलन को भी ये बनाए रखने में ये हार्मोन सहायता करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो मूलतः अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, मूलतः अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि पीयूष ग्रंथि हो गई, थाइमस हो गई, पीनियल हो गई। ठीक है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय हो गई। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि क्या हो गई? अग्नाशय हो गई।
अब हम बात करते हैं कुछ हार्मोन्स, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि जो है वह ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, और यही ऑक्सीटोसिन जो लेबर पेन होता है, ठीक है, प्रजनन क्रिया के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो लेबर पेन होता है और डिलीवरी के बाद जो दुग्ध का स्रावण होता है उसमें यह मदद करता है, ठीक है, यह पीयूष ग्रंथि से निकलती है। और एक और है, पीयूष ग्रंथि के अगले भाग से एक वृद्धि हार्मोन निकलता है, वह शारीरिक वृद्धि का बढ़ाता है, ठीक है, शारीरिक वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से निकलता है। अब देखिए जो थायराइड है या उसको अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, या थायराइड का वो स्रावण करता है, थायराइड का स्रावण करता है, ठीक है, और वो जो रक्तदाब को नियंत्रित करता है। अब अगला अगर हम बात करें तो पैराथायराइड ग्रंथि है, जिसको परावटु ग्रंथि भी कहते हैं, पैराथायराइड। तो उससे पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है और यह आंत की क्रिया के द्वारा रुधिर में कैल्शियम के स्तर को यह बनाए रखता है। अगर हम पैनक्रियाज की बात करें तो यह इंसुलिन निकालता है। कल हमने देखा था कि पैनक्रियाज इंसुलिन का स्रावण करता है। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। यह रुधिर शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, रुधिर शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर हम एड्रिनल मेडुला की बात करें तो यह एपिनेफ्रीन का यह स्रावण करता है, एपिनेफ्रीन का स्रावण करता है, ठीक है। और एपिनेफ्रीन जो होता है वह तनाव की प्रतिक्रिया रुधिर शर्करा में स्तर को बढ़ा देना या कम समय के लिए तनाव को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर हम और बात करें, जैसे कुछ ग्लैंड्स की बात कर ले, ठीक है, जो जननांग होते हैं, जो महिला या पुरुष जननांगों से संबंधित है, तो जो टेस्टिस होता है, पुरुष का टेस्टिस या वृषण जिसको कहते हैं, यह एंड्रोजन्स का यह स्रावण करता है। एंड्रोजन्स का यह शुक्राणु निर्माण और प्रजनन की परिपक्वता का कार्य करता है। हमने बात किया था इसके पहले, ठीक है। ओवरी जो होती है, अंडाशय जो होता है, वह एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स का स्रावण करता है। ये मुख्यतः जो एस्ट्रोजन होता है, जो ये एस्ट्रोजन्स होता है, यह प्रजनन परिपक्वता और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका नियमन करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यह भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है। अच्छा, अगर हम कुछ बात कर लें, जैसे कुछ ग्रंथियों की बात कर लें, तो पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। अगर हम वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाएं तो उसमें हम किस गैस का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसमें हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ठीक है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए ये तेल और घी असल में है क्या? ये मुख्यतः एक संतृप्त सैचुरेटेड एस्टर है, ठीक है। वसा जो है एक सैचुरेटेड एस्टर है और जबकि ऑयल जो है अनसैचुरेटेड एस्टर है, ठीक है। ऑयल को क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, और वसा को क्या कहते हैं? एल्कोहल ग्लिसरॉल कहते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम आदि में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। मुख्य भोजन संग्राहक है जीवों में ये मुख्य भोजन संग्राहक है और विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड मतलब कि तेल को संतृप्त ट्राइग्लिसराइड में जब वह परिवर्तित हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ये वसा कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें गलनांक कितना होता है, तो तेल का गलनांक क्या होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जिस तेल का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा उन्हें हम वसा कहेंगे, और जिस तेल का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? तेल कहेंगे, ठीक है, तेल कहेंगे। किसी तेल या वसा में असंतृप्तता को आयोडीन मान या आयोडीन वैल्यू के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब वसा के कार्य क्या, फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फैट्स क्या है? ये ऊर्जा के संचित स्रोत होते हैं।
जब व्यक्ति को तत्काल ऊर्जा नहीं मिल पाती तो दीर्घ समय तक ऊर्जा के लिए संचित स्रोत होते हैं ऊर्जा के। त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधक परत उपलब्ध कराते हैं। आघात प्रतिरोधक परत के रूप में यह जमा होकर जीवों के विभिन्न अंगों का यह बचाव भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए फिर वही एनिमिलेशन मेथड, 2-3 जानिए सब हो जाएगा। देखिए अब देखिए, जैसे हम जानते हैं, मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता है, इसमें केवल 2 पता हो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो डेसिबल में नियंत्रित करते हैं कोई भी। ठीक है, बी का 3 देखते हैं, बी में 3 किसमें किसमें है। देखिए इसमें तो नहीं है, लेकिन बी में 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा अब देखिए वैश्विक तापन किससे है, वैश्विक तापन, ठीक है, वैश्विक तापन है कार्बन डाइऑक्साइड से। C4, सी में देखिए 4 किस में है, सी में देखिए 4 इसमें है। ये सही उत्तर हो गया, ये सही उत्तर हो गया। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन और त्वचा कैंसर अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सही कर लिए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन के बारे में हमने विस्तार से किया। अब विटामिन ए का मानव शरीर में संचय कहाँ होता है, तो विटामिन ए का हमने रेटिनाल नाम देखा था। ठीक है, एंटी जीरो पैल्थेमिक इसको भी कहते हैं, ये भी विटामिन का, इस विटामिन का एक नाम है। ठीक है, असल में यह कहाँ संग्रहित होता है, तो ऑप्शन है यकृत में, त्वचा में, फेफड़े में, गुर्दे में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो विटामिन ए है रेटिनाल, जिसका रासायनिक नाम है एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन भी इसको कहते हैं, यह यकृत में संग्रहित होता है, यह यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमने देख लिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमने स्कंदनीय विटामिन देखा था, कौन सा विटामिन है। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमने इसका उत्तर होगा विटामिन के। विटामिन के बारे में हमने विस्तार से देख चुका है। ठीक है, हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा विलयन है जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, H2CO3 है। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अम्ल वर्षा में जो होती है सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 की। अम्ल वर्षा नॉर्मल वर्षा है, लेकिन उसमें क्या होती है, उसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। सामान्य जल की जो सांद्रता होती है, इसकी pH मान 7 से कम होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम होता है। हमने pH मान के बारे में भी हमने विस्तार से बात कर रखा है। लेकिन अम्ल वर्षा के जो जल का pH वैल्यू होता है, अम्ल वर्षा के जल का यदि हम पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू देखेंगे तो ये है लगभग 5.7 होता है। कितना होता है, 5.7 होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, पादप जंतु, जलीय जीव, इमारतों पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः एसओ के जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, उनके द्वारा होती है। ठीक है, उनकी मात्रा, ऑक्साइडों की मात्रा कम बढ़ जो है कि कम भी हो सकती है, घट भी सकती है। तो ऑक्सीजन सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अम्ल वर्षा के द्वारा त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के द्वारा त्वचा कैंसर होता है। आगरा में ये जो ताजमहल खराब होता है वो CaCO3 के कारण वह खराब हो जा रहा है, क्योंकि वो मार्बल से मिलकर वह प्रतिक्रिया करके CaCO3 का निर्माण कर रहा है। ठीक है, आगरा में जो भी वर्षा होता है उसमें H2O और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गॉड पार्टिकल क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है, तो गॉड पार्टिकल न्यूट्रोनो, हिग्स बोसान, मेसान, पॉजिट्रॉन। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो गॉड पार्टिकल है ये हिग्स बोसान है। ठीक है, असल में जो हमारा ब्रह्मांड है इसकी अवधारणा आई कहाँ से। जो हमारा ब्रह्मांड है यह 12 से 14 खरब वर्ष पहले एक बिंदु में सिमटा हुआ था। जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग का जब सिद्धांत रखा तो एडविन हबल द्वारा इस सिद्धांत का विश्लेषण किया गया, अध्ययन किया गया। ठीक है, और स्टीफन हॉकिंस ने जब इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपना विश्लेषण दिया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो उन्होंने कहा कि लगभग शुरुआत में 15
से 16 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था और पूरी एक तरीके से आप समझिए कि एक गेंद जैसा था, ठीक है। और उसमें अचानक से कोई घटना होती है और कोई विस्फोट होता है, कई बार विस्फोट कहा जाता है, कई बार घटना कहा जाता है। तो जो कोई घटना घटती है और उसमें क्या होता है कि जो वो गेंद था वो विस्तारित होने लगता है, उसके कण जो होते हैं हर तरफ फैलने लगते हैं और तेजी से एक दूसरे से ये दूर बांधने लगते हैं। तो इसी को बिग बैंग कहते हैं और कभी कभी इसको महाविस्फोट भी कहते हैं। महाविस्फोट का सिद्धांत और बिग बैंग थियरी, ठीक है, ये दोनों एक ही। अब हिग्स की बात करें तो हिग्स बोसोन की बात करें तो दुनिया में जो भी सभी चीजें हैं उनका निर्माण किसी न किसी कण से हुआ है, कणों से ही मिलकर सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ब्रह्मांड में जो सभी चीजें होती हैं वो एटम से मिलकर बनती हैं, मूलतः एटम से मिलकर बनती है। एटम क्या होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 3 कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा, ये कण भी असल में एक सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं, ठीक है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और ये 3 कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये भी एक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। और असल में इनका द्रव्यमान, इनमें द्रव्यमान कैसे आया, यह एक रहस्य ही बना हुआ है, ठीक है। और 2012 में सर्न ने जो अपना प्रयोगशाला में जो अभियान, ये हिग्स और उनके साथ के जो वैज्ञानिक थे, 4-5 वैज्ञानिक थे, इसको सुलझाने की उन्होंने कोशिश करी थी। तो उसी समय इसको हिग्स बोसान का नाम दिया गया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि बिग बैंग के तुरंत बाद किसी भी कण में वजन नहीं था। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, तापमान एक सीमा से नीचे गया और एक पावर जो है, एक आवेशित पावर पूरे फील्ड में, जितना भी दूर वह ब्रह्मांड का विस्तार हुआ उतना दूर वो विस्तारित हो गया। तो उस फील्ड में जो भी कण आए उनको क्या मिल गया? उनको द्रव्यमान मिल गया। जो उस कण में नहीं आया, जो उस फील्ड के प्रभाव में नहीं आया, उनमें द्रव्यमान नहीं रहा, ठीक है। जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जो सन का एक लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर SCL का जो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर LHC, ये जो था लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर का जो प्रयोग था सन के द्वारा, इसमें इन्होंने हिग्स बोसान की पुष्टि कर ली थी, ठीक है। अब जो गॉड पार्टिकल है, असल में एक 1993 में एक वैज्ञानिक थे लीडरमैन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने कणों के द्रव्यमान और परमाणु बनने की प्रक्रिया को समझाया था। तो इसका उन्होंने नाम लिखा था, इसका क्या नाम लिखा था? इसका नाम लिखा था गॉड डैम पार्टिकल, द गॉड डैम पार्टिकल। गॉड डैम का मतलब होता है, मतलब एक न समझ आने वाला, चिड़चिड़ा, ठीक है, न समझ आने वाला। लेकिन जो प्रकाशक था उसने इसको गॉड पार्टिकल कह दिया, तब से ही यह गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। असल में इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, असल में भगवान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तब से यह गॉड पार्टिकल के रूप में यह जाना जाने लगा। तो जो मूलतः था वो गॉड डैम पार्टिकल था, क्योंकि इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ रहा था, इसलिए वहां पे गॉड डैम पार्टिकल लिखा गया था। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए जो रेडियो समस्थानिक प्रयोग किया जाता है वह कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। यदि हम आयोडीन 131 की बात करें तो यह थायराइड से संबंधित है, और सोडियम 24, सोडियम 24 शरीर में विभिन्न रोगों की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और फास्फोरस 32 कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, और इस श्रृंखला का भी अंतिम प्रश्न है, जो हम साइंस सीरीज देख रहे थे इसका भी अंतिम प्रश्न है, और कल से हम मैराथन सीरीज लेकर आएंगे करंट अफेयर की। जो भी बच्चे खुचे जो भी उसमें है, सारे कुछ उसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या चाहे जो कुछ भी है, सारे उसमें कवर हो जाएंगे। 29 तारीख तक, 29 सितंबर तक हम करंट्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देना है, कोशिश करेंगे कि हम सफल हो जाएं। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आयोडीनीकृत जो लवण होता है उसमें मूलतः पोटेशियम आयोडाइड होता है, और इसके साथ कुछ और चीजें भी होती है, और जैसे पोटेशियम आयोडेट भी होता है, सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडेट भी होता है, ठीक है। और ये सब जो आयोडीन स्रोत हैं, इन सब का प्रयोग किसी भी खाद्य पदार्थ में आयोडाइड के स्रोत के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के साथ यह जो हम BPSC मतलब आधिकारिक रूप से जो हम BPSC
कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की जो हम श्रृंखला को देख रहे थे, इस प्रश्न के साथ और इस साइंस सीरीज के साथ आज यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम जितने भी दिन शेष बचे हैं, जितना भी हम अधिक से अधिक करंट अफेयर का अध्ययन कर चुके, क्योंकि करंट अफेयर में लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हमको नंबर अपना मैक्सिमाइज करना है। साइंस में भी लगभग 25-30 प्रश्न आते हैं, 20-25-30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में 20-25-30 प्रश्न आते हैं। तो अगर हम ये 3 पोर्शन केवल देख ले, करंट अफेयर देख ले, साइंस देख ले, हिस्ट्री देख ले और साधारणतः 1-2 पोर्शन और देख ले, तो हमारा चाहे ज्योग्राफी या पॉलिटी देख ले, तो हमारा प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हमें कल से हमें इस पे ध्यान देना है। 8-9 क्लासेस हमने कर रखा है करंट अफेयर पे, जिसमें कि विषयवार सेगमेंट के रूप में बांटकर रिपोर्ट्स हो गया, कौन से तूफान कहाँ पे आए, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हो गई, सूचकांक हो गए, थीम्स क्या थे, हमने इस हिसाब से बांट कर रखा है। पुरस्कार कौन से रहे, किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ, ठीक है, तमाम चीज़ें हमने बांट कर रखा है। लेकिन कल से 29 सितंबर तक हम मैराथन सीरीज करेंगे करंट अफेयर के लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।